चिल्लमपुर नाम का एक गांव था। गांव में रहती थी वंदना। वंदना का नया नया निकाह हुआ था। फिर भी वंदना खुश नहीं थी, क्योंकि उसकी सास एक झगड़ालू और तानेबाज औरत थी। वंदना का पति सुबह सुबह काम पर चला जाता और सास शुरू हो जाती। सोचा था बेटे का निकाह करूंगी तो घर सामान से भर जाएगा। तेरे मायके वालों ने बस एक बाल्टी थमा दी और तू भी बाल्टी हिलाती चली आई। जी तो करता है कि उस बाल्टी के टुकड़े टुकड़े कर दूं। अम्मी जान, बाल्टी को कुछ मत कहिए, वो मेरी दादी की आखिरी निशानी है। मैं इसे खोना नहीं चाहती। वंदना मायके से दादी की एक बाल्टी लेकर ही आई थी। दादी की आखिरी निशानी समझकर बाल्टी का अच्छे से ख्याल रखती थी। ठीक है, जा कपड़े धोकर आ। वंदना बाल्टी में कपड़े रखकर निकल पड़ी और नदी किनारे आकर रोने लगी। रोज वंदना नदी के किनारे आकर अपना मन हल्का करती थी और कपड़े धोकर घर निकल जाती थी। उस दिन भी वंदना नदी के किनारे बैठकर रो रही थी। निकाह करके तो मैं बुरी तरह फंस गई। पढ़ाई लिखाई में तो तेज थी। सोचा था अगर मेरा निकाह ना हुआ होता तो अफसर बन जाती, जिंदगी के मजे लेती। अम्मी अब्बू ने ससुराल नहीं जहन्नुम भेजा है मुझे। दादी जिंदा होती तो ये सब ना होता। वंदना फूट फूट कर रोने लगी और कुछ पल बाद वो शांत हो गई। अब रोने से क्या फायदा, कपड़े भी तो धोने हैं। देर हुई तो सास की सांस अटक जाएगी। वंदना ने बाल्टी हाथ में ली और पानी में डुबोने ही वाली थी कि उसके हाथ से बाल्टी फिसल गई और पानी के बहाव में तैरते हुए जाने लगी। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? मेरी बाल्टी! मुझे तो तैरना भी नहीं आता। वंदना बाल्टी की तरफ असहाय होकर देखती रही कि अचानक नदी के बीचों बीच जाकर बाल्टी थम गई और वंदना खुश हो गई। अरे, ये तो अपने आप रुक गई। ए बाल्टिया, प्यारी प्यारी बाल्टिया, आजा, आ मेरे पास। वंदना बाल्टी को बुला रही थी, लेकिन बाल्टी हिली नहीं। वहीं की वहीं खड़ी रही और धीरे धीरे बड़ी होने लगी। ये देखकर वंदना की बोलती ही बंद हो गई। बाल्टी के आकार में इजाफा होता गया और बढ़ते बढ़ते झट से जैसे जहाज बन गई। चमत्कार देखकर वंदना के होश उड़ गए थे। तभी बाल्टी से एक सीढ़ी वंदना की तरफ आई और उसके पैरों के पास आकर रुक गई। बाल्टी मुझे बुला रही है। दादी, क्या ये करिश्मा है? या अल्लाह, क्या करूं? वंदना काफी खौफजदा थी। तभी उसे ख्याल आया, बाल्टी दादी की है और दादी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मुझे बाल्टी के अंदर जाना चाहिए। ऐसा कहकर वंदना बाल्टी की सीढ़ियां चढ़ने लगी और चढ़ते चढ़ते उसका पैर फिसल गया और वो गिरने ही वाली थी कि अचानक उसका हाथ किसी ने थाम लिया। वंदना ने देखा एक बांका नौजवान उसे थामे हुए है। घबराइए मत, मैं आपका मुलाजिम हूँ। चलिए, आपको अंदर ले चलता हूँ। वंदना उस आदमी के साथ बाल्टी के अंदर आई तो अंदर का माहौल देखकर खुशगवार हो उठी। माहौल किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं था। नौकर नौकरानियां सर झुकाकर उसके स्वागत में खड़े थे। ये आपकी दादी जान की बाल्टी है। दादी जान बाल्टी में बैठकर पूरी दुनिया घूमती थी। दादी जान के बाद आप ही हमारी मालकिन हो। हम आपको बाल्टी का सफर करवाते हैं। फिर क्या था, बाल्टी जहाज की तरह पानी में चलने लगी और चलते चलते विशाल समंदर में जा पहुंची। वंदना बाल्टी में सफर का मजा ले रही थी, आराम से खा पी रही थी। बाल्टी को नदी की तरफ से घुमाया गया। वंदना सीढ़ियों से उतरकर किनारे पर आई
और करिश्मा हो गया। बाल्टी फिर से छोटी हो गई और तैरते तैरते वंदना की तरफ आ गई। तो वंदना ने बाल्टी उठाकर उसे सीने से लगा लिया। फिर क्या था, कपड़े धोने के बहाने वंदना रोज नदी पर आ जाती और बाल्टी में बैठकर दूर दूर तक सफर करती और किनारे पर आकर बाल्टी उठाकर घर चली जाती। एक रोज वंदना की पड़ोसन वंदना के पास आकर बोली, मेरी बाल्टी टूट गई है, कपड़े धोने हैं, अपनी बाल्टी दे दो ना। सुनकर वंदना डर गई और पड़ोसन से कहने लगी, नहीं नहीं, मैं अपनी बाल्टी नहीं दे सकती। ये सुनकर वंदना की सास बोली, अरे बाल्टी ही तो मांग रही है, तेरी बाल्टी में कौन से हीरे मोती जड़े हुए हैं, दे दे। कहा ना, मैं अपनी बाल्टी नहीं दूंगी। ये सुनकर सास को गुस्सा आ गया। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं देगी। सास वंदना को पीटने लगी। दिन भर सास बेरहमी से उसे पीटती रही, फिर भी वंदना ने अपनी बाल्टी नहीं दी। रात का वक्त था। वंदना बाल्टी लेकर नदी किनारे रो रही थी। अब मुझे यहाँ नहीं रहना, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीनी है। उसने बाल्टी पानी में डाली और बाल्टी बढ़कर जहाज बन गई। वंदना सीढ़ियां चढ़कर बाल्टी में आई तो लड़का बोला, बोलिए, कहाँ जाना है? इस गांव से बहुत दूर, हमेशा हमेशा के लिए। वंदना का आदेश सुनते ही बाल्टी पानी में तैरने लगी और बाल्टी के साथ गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए वंदना दूर चली गई। कहानी है अजब नगर की। अजब नगर में गोपी अपनी बेगम शीला के साथ रहता था। गोपी काफी गरीब था। अपनी बेगम के साथ खदान में मजदूरी करता था। गोपी और शीला दिन भर खदान में पत्थर तोड़ने का मुश्किल काम करते थे और रात को घर आकर खाना खाकर सो जाते थे। एक दिन सवेरे जब गोपी और शीला खदान जा रहे थे तो शीला गोपी से कहने लगी, आज बड़ी कमजोरी महसूस हो रही है, कदमों में भारीपन आ गया है। अरे कुछ नहीं, ये रात की नौकरी का असर है। गोपी और शीला खदान पहुँचे और पत्थर तोड़ने लगे। अचानक पत्थर तोड़ते तोड़ते शीला बेहोश हो गई। गोपी शीला की तरफ दौड़ा, उसे पानी पिलाकर होश में लेके आया। शीला के होश में आने के बाद ठेकेदार ने कहा, भाई गोपी, इसे अस्पताल लेकर जाओ, ये लो पैसे। ठेकेदार से पैसे लेकर गोपी सरकारी अस्पताल में आया। शीला की जांच करने के बाद डॉक्टर ने कहा, खून की कमी की वजह से कमजोर हो गई है, इसे फौरन खून देना होगा। इस पर खर्चा तो बहुत आएगा ना? हाँ, लेकिन चढ़ाना तो पड़ेगा। और कोई दूसरा रास्ता है बाजार में? अगर खून नहीं चढ़ाना चाहते तो रोज इन्हें टमाटर का जूस पिलाओ। टमाटर का जूस? टमाटर तो बहुत महंगे हैं बाजार में। वो फिर आप समझो, मैंने तो अपना काम कर दिया। गोपी शीला को घर लाया और उसे सुलाकर टमाटर तलाशने निकल पड़ा। मेरे पास रकम नहीं, और रकम नहीं तो टमाटर नहीं, और अब इसके साथ साथ किसान भी नखरे करेंगे। गोपी इस ख्याल के साथ चलता जा रहा था तो उसकी नजर एक ताजिर के घर के बाहर पड़े कूड़ेदान पर पड़ी। कूड़ेदान के अंदर एक सड़ा हुआ टमाटर पड़ा था। किसी से खरात मांगने से अच्छा कि इस टमाटर के बीज निकालकर जमीन में बो देता हूँ। वक्त लगेगा पर अपने खुद के टमाटर होंगे। गोपी सड़ा हुआ टमाटर घर लेकर आया और टमाटर के बीज को जमीन में बिखेर कर सो गया। आधी रात को अचानक जमीन कांप उठी और गोपी और शीला की नींद टूट गई। लगता है जलजला आ गया है। नहीं, जलजला नहीं, खदान में धमाका हुआ है शायद। तुम सो जाओ। सुबह होने के बाद गोपी घर से बाहर निकला। बाहर आते ही उसकी नजर गई कि घर के सामने एक बहुत बड़ा टमाटर खड़ा था जो किसी पहाड़ के मानंद था। गोपी को अपनी नजरों पर यकीन नहीं हुआ। उसने बुलंद आवाज में शीला को बुलाया। शीला बाहर आई और वो भी टमाटर देखकर हैरत ज़दा हो गई। अरे, कल ही बीज बोया और आज इतना बड़ा टमाटर पैदा हो गया। कुछ समझी शीला? रात को ना तो जलजला आया था और ना ही खदान में धमाका हुआ था।
जमीन कांप उठी थी क्योंकि टमाटर गिरा था। देखते ही देखते खबर पूरे अजब नगर में फैल गई और बहुत बड़े टमाटर को देखने लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। गोपी हाथ में छुरा लेकर टमाटर को काटने लगा, मगर अफसोस छुरा ही टूट गया। या मेरे मालिक, ये टमाटर तो बड़ा सख्त है। अब रस कैसे निकालेंगे? तभी वहाँ ठेकेदार पहुँच जाता है। इतने बड़े टमाटर को देखकर ठेकेदार भी हैरतज़दा हो जाता है। हुजूर, आज हम काम पर नहीं आ सकते क्योंकि हमें टमाटर का रस निकालना है। अरे गोपी, मैं तो बस शीला का हालचाल पूछने आया था, लेकिन ये टमाटर देखकर मेरी भी हालत खराब हो गई। क्या तुमने टमाटर का रस निकाला या नहीं? कैसे निकालूं हुजूर? टमाटर इतना सख्त है कि छुरी भी काम नहीं कर रही। छुरी से काम नहीं चलेगा। मैं खदान से बोरवेल मशीन और कुछ टैंकर और पंप मंगा देता हूँ। बोरवेल मशीन से इसे ड्रिल करेंगे और वाटर पंप से सारा रस टैंकर में इकट्ठा कर लेंगे। फिर क्या था, ठेकेदार ने फोन घुमाया और सारा सामान हाजिर हो गया। बोरवेल मशीन को टमाटर पर चढ़ाया गया और टमाटर में सुराख किया गया। फिर टमाटर के सुराख में वाटर पंप डाला गया और पाइप को टैंकर में छोड़ दिया गया। पंप शुरू होते ही टमाटर का सारा रस टैंकर में इकट्ठा होने लगा और देखते ही देखते 20 टैंकर भर गए और टमाटर सिकुड़कर जमीन पर बैठ गया। 20 टैंकर रस निकला है गोपी। ये सुनकर गोपी हैरान हो गया। शीला, जिंदगी भर पिए तो एक टैंकर खत्म नहीं कर पाएगी, फिर 20 टैंकर रस का हम क्या करेंगे? तुम फिक्र मत करो, मैंने पूरा इंतजाम कर दिया है। ठेकेदार की बात खत्म होते ही एक कंपनी के अफसरान वहाँ पर आए और कहने लगे, मिस्टर गोपी, हम ललन सॉस कंपनी से आए हैं। हमारी कंपनी टमाटर सॉस बनाती है, उसके लिए टमाटर के रस चाहिए, इसीलिए हम आपके सारे टैंकर खरीद रहे हैं। जानते हो गोपी कि 20 टैंकर के कितनी रकम देने वाले हैं? पूरे 5 करोड़। गिनती सुनते ही शीला और गोपी बौखला गए। ये तो बहुत उम्दा बात है, लेकिन सारा रस आप ले जाएंगे तो मेरी शीला क्या पिएगी? क्यों मजाक कर रहे हो जनाब? जितना रस चाहिए उतना रस लिख लीजिए, लेकिन फिलहाल ये 5 करोड़ का चेक रख लीजिए अपने पास। ऐसा कहकर अफसर ने शीला और गोपी को 5 करोड़ का चेक दे दिया। इस तरीके से बड़े से टमाटर के रस ने शीला और गोपी की रूखी सूखी जिंदगी को रंगीन और रसीली बना दिया।